अब तक आपने देखा, मीरा अपनी मां की अचानक मौत के बाद उसी डर का सामना करती है जिससे वो बचपन से भागती रही थी। मां का बदलता व्यवहार, गांव की रहस्यमयी मौतें और पुराना वीरान घर, सब कुछ फिर उसी भयानक साए की ओर संकेत करता है। रात में दिखती अजीब परछाई, अन्नू का नानी से बात करना और मीरा के पीछे महसूस होती अनदेखी मौजूदगी साबित करती है कि ये घर अब भी किसी अंधेरी ताकत के कब्जे में है। घर छोड़ने का फैसला आसान था, लेकिन जाते जाते खिड़की पर दिखी दो परछाइयां बता गईं कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल डर अब शुरू होगा। अब देखिए आगे। कुछ ही घंटों में मीरा, रितेश और अन्नू अपने शहर वाले फ्लैट में पहुंच गए। अन्नू अंदर भागकर गई, रितेश सामान भीतर रख रहा था। मीरा ने गहरी सांस ली, पर यह सुकून ज्यादा देर नहीं चला। दरवाजा बंद करते ही उसे वही बदबू महसूस हुई, वही सड़ी हुई, जैसे कोई पुराना मरा हुआ शरीर कमरे में छुपा हो। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसी बदबू है? घर बनता इसलिए होगी शायद। मीरा ने कुछ नहीं कहा, उसका गला सूख गया था। वो अभी भी अपनी मां और खिड़की में दिखी उन दोनों परछाइयों के बारे में सोच रही थी। रात तक सब कुछ सामान्य ही था। अन्नू का बिस्तर उनके ही बिस्तर के पास था। सब लगभग थकान की वजह से जल्दी सो गए। आधी रात बीत चुकी थी। आधी रात मीरा अचानक किसी धीमी धीमी चलने की आवाज से जागी। रितेश और अन्नू सो रहे थे। वो डरते डरते बाहर निकली। हॉल खाली, दरवाजा अंदर से बंद। मीरा ने खुद को समझाया कि शायद भ्रम है और पानी लेने किचन में गई, लेकिन ट्यूबलाइट जलाते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्श पर ताजे लाल पैरों के गीले निशान बने हुए थे और मीरा की चीख पूरा घर हिला गई। कुछ ही सेकंड में रितेश दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ मीरा, तुम चीखी क्यों? वो ये देखो, यहाँ पैर के निशान। वो कांपती उंगली से फर्श की ओर इशारा करती है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फर्श बिल्कुल साफ। मीरा हक्का बक्का रह गई। मीरा, मुझे लगता है तुमको बस आभास हुआ होगा। तुम्हारी मां की मौत से तुम पहले ही शॉक में हो, और फिर इतना ट्रैवल भी किया है हमने, इसलिए तुम्हें सब ऐसा लग रहा होगा। नहीं रितेश, वो यही थे। मैंने अपनी आंखों से। बस अब सो जाओ, सब ठीक है। मीरा चाहकर भी कुछ बोल ना पाई। वो जानती थी उसने जो देखा वो सच था। सुबह हुई। रितेश ऑफिस चला गया। अब घर में सिर्फ मीरा और अन्नू थी। मीरा अन्नू को खाना खिला रही थी। नानी ने खाना खा लिया मम्मा। कौन सी नानी अन्नू? वही गांव वाली नानी। वो यहाँ दिखी तुम्हें? हाँ, क्योंकि वो हमारे साथ ही तो आई हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, और मैंने हाँ बोल दिया। मीरा की रीढ़ में ठंड उतर गई। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। वो घबराई हुई तुरंत मासी को फोन करती है और सब कुछ बता देती है। उसका सपना, अन्नू का नानी से बात करना, वो अजीब उपस्थिति। फोन के दूसरी तरफ मासी की आवाज भी हल्की कांप रही थी, पर वो खुद को शांत दिखाने की कोशिश करती रही। उसने मीरा को समझाया कि घबराए नहीं, अन्नू को न डराए, और कहा कि वो गांव में किसी से बात करके कुछ समाधान ढूंढने की कोशिश करेगी। उस रात मीरा सो नहीं पाई। कमरे में अजीब फुसफुसाहटें थी, कभी किसी के चलने की आवाज। मीरा पसीने में डूबी करवटें बदलती रही। अचानक मीरा झटके से पलटी।
अन्नू अपने बिस्तर पर बैठी थी, अंधेरे में कमरे के कोने की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। किससे बात कर रही हो अन्नू? अन्नू धीरे से कमरे के अंधेरे कोने की तरफ इशारा करती है। नानी से। मीरा की नजर उसी कोने की तरफ जाती है और अगले ही पल वो चीख पड़ती है। रितेश हड़बड़ाकर उठ बैठता है और तुरंत लाइट ऑन कर देता है। क्या हुआ मीरा? क्या देखा तुमने? रितेश, वो यहीं खड़ी थी, माँ, अन्नू के पास, हमारे कमरे में। रितेश वो हमारे साथ आ गई है। देखो, वहां कोई नहीं है मीरा, तुम्हें आराम की जरूरत है। अन्नू भी डर रही है, प्लीज शांत हो जाओ, सो जाओ अब। रितेश ने उसे सीने से लगाया और मीरा डर, उलझन और अपराध बोध के बीच सिसकती रही, जबकि कमरे के उस कोने में अब भी कोई मौजूद था। अगली सुबह मीरा नींद से टूटी, थकी हुई और बीमार सी। सिर भारी था, शरीर ठंडा। उसने सबसे पहले अन्नू को जगाने के लिए उसकी तरफ देखा, लेकिन बिस्तर खाली था। अन्नू, अन्नू बेटा। अचानक बेडरूम की अलमारी अंदर से जोर जोर से हिलने लगी। मीरा डरते हुए आगे बढ़ी। अन्नू बेटा, अंदर हो क्या? हिम्मत करके उसने अलमारी खोली। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। यहाँ कोई नहीं। वो पलटकर जाने ही वाली थी कि मुझे अन्नू चाहिए। मीरा ने ठिठक कर फिर से अलमारी की ओर देखा और अलमारी के ऊपर अंधेरे में झुकी हुई वही औरत बैठी थी। लंबे चिपके बाल, सड़ी हुई त्वचा और खाली काली आंखें। अगले ही पल वो औरत अलमारी से मीरा पर कूदी। रितेश! उसके गिरते ही कमरे का दरवाजा खुला और रितेश भागता हुआ अंदर आया। मीरा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? लेकिन जब तक रितेश पहुंचा, अलमारी के ऊपर वाला साया गायब था। सिर्फ मीरा कांपते हुए फर्श पर बैठी थी। मीरा का चेहरा राख की तरह सफेद था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उस दिन के बाद से मीरा तेजी से बदलने लगी। वो कमजोर पड़ने लगी, हमेशा सिहरती रहती। मीरा हर रात अजीब साए देखती, किसी की मौजूदगी महसूस करती। रात को अचानक चीख कर उठ जाती और कहती, उसे मत ले जाना, मेरी बच्ची को मत छूना। माँ, माँ रुक जाओ। और रो रो कर सो जाती। अन्नू को लेकर उसकी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। रितेश और भी परेशान हो गया। उसने डॉक्टर से बात की और मासी को फोन करके बुला लिया। मासी अगले ही दिन बस पकड़कर शहर पहुंच गई। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, वही बदबू उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें चिंता से भर गईं। मीरा कमरे से बाहर आई, कमजोर, पीली, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, जैसे कई रातों से सोई ही ना हो। मासी, माँ मुझे क्यों सताने लगी? उन्होंने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। अब वो मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी हैं? क्यों? मीरा, बात उतनी सीधी नहीं है। तो बताइए ना मासी, आखिर माँ ऐसा क्यों कर रही हैं? उन्होंने मुझे बचपन में डराया, अब मेरी बेटी को चाहते हैं, क्यों? मीरा, सच ये है कि तेरी माँ ये सब नहीं कर रही। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा की सांसें रुक गईं। कई साल पहले तेरी माँ जंगल की तरफ खेत देखने गई थी। उसी दिन वो चीज उसे मिली। गांव वाले हमेशा कहते थे, जंगल के अंदर वाले हिस्से में मत जाना, वहां एक परछाई रहती है जो अकेले इंसानों के पीछे लगती है। तेरी माँ उसी के कब्जे में आ गई थी। वो चीज इंसान का खून पीती है, बच्चों को चाहती है और शरीर बदलती रहती है। इसीलिए गांव में जानवर और बच्चे गायब होते थे। इसीलिए तेरी सहेली सुमन मरी थी। इसीलिए
तेरे पापा भी। पापा? माँ ने? नहीं, माँ ने नहीं। माँ आखिरी दम तक उस चीज से लड़ रही थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि तू या तेरे पापा को चोट पहुंचे। उसने उस साए से समझौता किया था कि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस साए में इतनी ताकत थी कि सिर्फ माँ का शरीर उससे लड़ते लड़ते खत्म हो गया। तेरी माँ ने खुद मुझसे कहा था, मेरी बेटी को मुझसे दूर रखना। वो मुझे नफरत करे तो भी ठीक है, बस वो साए के पास कभी ना आए। माँ चाहती थी तू उन्हें गलत समझे, ताकि तू कभी उस घर की तरफ न लौटे। मीरा के आंसू थम नहीं रहे थे। मासी की बातों ने सब कुछ बदल दिया था। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसकी मां बुरी नहीं थी, बल्कि एक भयानक साया उन्हें अंदर से खा रहा था। वही साया अब अन्नू को चाहता था। तो माँ मुझे बचाने के लिए खुद बर्बाद होती रही और मैं उन्हें ही दोष देती रही। उस साए ने माँ का शरीर ले लिया, पापा को मारा और अब वो अन्नू को चाहता है। मासी, हम उसे कैसे रोकेंगे? माँ को तो अब भी मुक्ति नहीं मिली। वो साया खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे रोका जरूर जा सकता है। तेरी माँ की अस्थियों का विसर्जन करके उनकी मुक्ति के लिए पूजा करनी होगी, उसी घर में। और उसी पूजा में उस आत्मा को बांधने का उपाय भी करेंगे। गांव के तांत्रिक से मैंने बात कर ली है। मीरा, रितेश, मासी और अन्नू गांव पहुंचे। सबसे पहले नदी किनारे पहुंचकर मीरा ने कांपते हाथों से अपनी मां की अस्थियां पानी में बहाईं। माँ, अगर मैं आपको समझ ना पाई तो माफ कर देना। अब सब उस पुराने घर पहुंचे। वही टूटी खिड़की, वही चुप्पा अंधेरा, वही गंध, जैसे मौत फिर से जिंदा हो उठी हो। घर के बीचों बीच तांत्रिक ने पूजा शुरू की। साया पास है, मुक्ति की कोशिश की जा सकती है, लेकिन वक्त बहुत कम है। मंत्र शुरू हुए। दिए कांपने लगे, दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। सब गहरे डर से जमे बैठे थे। हवा भारी हो गई थी। अचानक मासी चीख उठी। उनकी गर्दन से खून फूट पड़ा, जैसे किसी ने उसे दांत गड़ाकर चूस लिया हो। वो वहीं जमीन पर लुढ़क गईं, बिल्कुल बेसुध। मासी, उठो मत, पूजा जारी रहेगी, वरना सब नष्ट हो जाएगा। मीरा के हाथ कांप रहे थे, आंसू गालों पर जम गए थे, लेकिन वो हिल भी नहीं पाई। तभी अन्नू झटका खाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें ऊपर की ओर पलट गईं। तुम मुझे कभी रोक नहीं सकते। मैं अन्नू को लेकर ही जाऊंगी। मीरा और रितेश डर के मारे वहीं जम गए। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। अन्नू की छोटी सी देह कांप रही थी, पर उसकी आंखों में अब अन्नू नहीं थी। वो हंसी, वही ठंडी, खोखली, खून जमा देने वाली हंसी जो कभी मीरा की मां के मुंह से सुनी थी। ये बच्ची मेरी है, मीरा। तू तो हमेशा से कमजोर थी, जैसी तेरी माँ थी। अब तुम्हारी बारी है। मीरा रोते हुए आगे दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने अन्नू को छूने की कोशिश की, उसी साए ने उस पर हमला कर दिया। मीरा दूर जा गिरी। उसके माथे पर चोट लग गई, खून बहने लगा। तभी कमरे के कोने में वही मीरा की मां की परछाई उभरी। मीरा कांपते हुए खड़ी हुई। उसने अपनी मां को पहली बार एक मां की तरह देखा। माँ। मीरा, ये साया तब तक नहीं जाएगा जब तक इसे नया शरीर न मिल जाए। तुम्हारी मां ने समझौता किया था। अब अगर तुम चाहो तो इसे रोक सकती हो। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मीरा ने अन्नू की ओर देखा। तेरी बच्ची के बदले मुझे किसी जीवित व्यक्ति का शरीर चाहिए। अगर तुझे शरीर चाहिए तो मेरा ले ले। अन्नू से दूर रह, ये मेरी बच्ची है। मेरा शरीर ले ले, मेरी माँ को मुक्ति दे।
अन्नू झटके के साथ नीचे गिर पड़ी, जैसे किसी ने धक्का दिया हो, और अगले ही पल वो साया मीरा पर झपट पड़ा। फिर मीरा का शरीर पीछे झटका खाकर गिर गया। रितेश दौड़ा, पर तांत्रिक ने उसे रोक लिया। मीरा धीरे धीरे उठी। मीरा? मीरा ने उसकी ओर देखा। होठ तिरछे उठे, आंखें पूरी तरह काली, और पीछे खिड़की पर मीरा की मां की परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलकर उड़ गई। मां मुक्त हो गई थी, लेकिन मीरा अब उस साए का नया घर थी। अब साया इस घर में बंद गया है, और मीरा भी। रितेश ने अन्नू को गोद में उठाया और घर से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते हुए टूटी खिड़की में एक परछाई दिखी। लंबे बाल, झुका सिर, ठीक वैसे जैसे उसकी मां थी।